नमस्कार साथियों, जय हिंद। विभाजित तो देश हुआ ही है, ये आप जानते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो देश विभाजित हुआ और जिस विभाजित देश में लोगों ने वोट दिया, वो वोट कहाँ गए? वो वोट जिसको गए, उसने केवल भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए जो कार्य किए हैं, उसमें देश में जो स्थिति है, देश में जो व्यवस्थाएँ हैं, वो चरमरा गई हैं। और आज एक डिबेट पर देख रही थी मैं, किस प्रकार से लोग आपस में लड़ रहे हैं, किस प्रकार से राज्य सरकारें जो हैं वो आपस में लड़ रही हैं, राज्य केंद्र से लड़ रहा है और केंद्र के जो में जो पार्टी बैठी हुई है यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का काम है कि लोगों को शांत करे, उनकी बातचीत को सुने और संचार को स्टार्ट करे, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करे, लोगों से वार्ता करे, जो दिक्कतें आ रही हैं उनको उनका समाधान ढूँढे। मगर वो क्या करें? उनके उनके साथ दिक्कत ये है कि ये पूरे सिस्टम में अगर आप देखें, तो एक व्यक्ति ने मैं जो बात रोज़ कहती हूँ आपको, उस बा व्यक्ति ने हर चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कहते भी हैं ना कि जब नोटबंदी हुई तो वित्त मंत्री को पता नहीं था, सबके फ़ोन रखवा दिए गए। ये देश चल रहा है या तानाशाही चल रही है? ये देश लोकतांत्रिक है या मोदी जी की मिल्कियत है? मोदी जी, जो अपने परिवार को नहीं चला सके, आज देश चलाने के लिए बैठे हुए हैं। उनके हाथ में देश की बागडोर आपने और मैंने दी है। मैंने उन्हें वोट नहीं दिया, खुले तौर पर कहती हूँ और ना कभी दे सकती हूँ ऐसे व्यक्ति को। जिस व्यक्ति के राज में मैंने गुजरात होते हुए देखा 2002 का, उस व्यक्ति को मैं वोट तो नहीं दे सकती थी। उस व्यक्ति को मैं नेता नहीं मान सकती, उस व्यक्ति को केवल इसलिए उसकी इज़्ज़त उतनी तक ही करती हूँ जितनी एक प्रधानमंत्री के ऊपर बैठे हुए विपक्षी दल के नेता अगर हों, जिस जिस दल से मैं सहमत नहीं हूँ, वो भी अगर हों, तो उनका सम्मान इसलिए करा जाना चाहिए क्योंकि वे हमारे लोकतंत्र लिए क्योंकि एक समुदाय से उन्हें नफ़रत है। एक समुदाय से उन्हें लगता था कि एक समुदाय का ना जाने ये क्या कर देंगे, कुछ करा नहीं है। मगर आज जो किरकिरी मच रही है, याद है जब कोविड हुआ तो कैसे आके बार-बार मोदी जी बता रहे थे कि हमने स्थिति को बहुत अच्छी तरह सँभाल लिया, हमारे यहाँ बहुत कम केसेज़ हैं। आपको अगर मैं आज बताऊँ तो आप चेक करिए डेटा, आपको पता चल जाएगा, मेरे कहने पे मत जाइएगा। अगर आप डेटा चेक करेंगे तो आप देखिएगा कि अमेरिका में केसेस कितने कम हो गए। उन्होंने एक नया राष्ट्रपति चुना ना, संवेदनशील, सही, सच्चा, जुमलेबाज़ नहीं, झूठा नहीं, फेंकू नहीं। ये प्रधानमंत्री हमारे हैं जो केवल झूठ बोलते हैं। लेकिन अब आप लोगों को भी कहूँ, आप में से अधिकांश लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप ही ने तो चुना था उसे कत्ले-आम का हुनर देखकर। आप ही ने तो चुना था उसके कत्ले-आम के हुनर को देखकर। आज क्यों परेशान हो रहे हो? लाशों के ढेर को देखकर, लाशों के ढेर को देखकर क्यों हो रहे हो परेशान? और ज़िम्मेदारी आपकी भी है, ज़िम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि जिसको आपने चुना था, आपने देखा था कि उसने लाशों का ढेर कैसे लगाया। आपने देखा था कि किस प्रकार से कत्लेआम हुआ, उसने चेहरा दूसरी तरफ किया या हो सकता है उसकी भागीदारी हो, कुछ नहीं पता। लोग तरह-तरह की बातें करते हैं, लेकिन आपने तो उसके इसी हुनर को माना था, इसी हुनर को देखकर तो सोचा था कि अरे! इसी को चुनते हैं क्योंकि वो एक समुदाय के साथ ऐसा करेगा। लेकिन उसने एक समुदाय के साथ नहीं, आपको, मुझको, हम सबको नफ़रत में डालकर, हिंसक बना के एक-दूसरे से अलग कर दिया है, विभाजित कर दिया है। देश की गंगा-जमुनी तहज़ीब को ख़त्म कर डाला है उसी व्यक्ति ने। आज जब आप लाशों के ढेरों को देख रहे हैं, तो इसमें दुःख मनाने के बजाय आपको अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है। आज भी आप अपने अंदर झाँक नहीं पा रहे। आपको लगता है कि नहीं, जो हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको, क्योंकि आप पागल हैं, जो लिख रहे हैं। क्योंकि दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है, गोबर, गाय का नहीं, गाय का गोबर तो बहुत काम का होता है। और आपको बता दूँ कुत्ते का भी नहीं, क्योंकि कुत्ता बड़ा वफ़ादार होता है।
कुत्ते को मैं अपमानित नहीं करती। कुत्तों को कुत्तों को मैं मानती हूँ बहुत वफादार, मगर जो देश के प्रति वफादारी नहीं कर पाया, उसको लोमड़ी कहूँगी, लोमड़ी। समझ गए आप? लोमड़ी, चतुर, चालाक, चंड, लोमड़ी। लोमड़ी लोमड़ी की तरह लोगों को भ्रमित किया और आपका वोट लिया, और आपका वोट लेने के बाद जिस तरीके से आप विभाजित हुए हैं, विभाजित ही रहेंगे। आज एक डिबेट पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया आपस में लड़ रहे थे, और आतिशी का कहना था कि हरियाणा उन्हें ऑक्सीजन नहीं दे रहा। जानते हैं भाजपा के प्रवक्ता क्या कह रहे थे? कि आप ही के तो मुख्यमंत्री ने कहा था 2-4 दिन पहले कि है हमारे पास, हमारे पास है बहुत सारा ऑक्सीजन। केसेस नहीं बढ़ रहे, और ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? एक व्यक्ति जिसने जिम्मेदारी अपनी तय करी थी, एक व्यक्ति जिसने जवाबदेही अपनी तय करी थी, अपने आप करी थी, कहा था नोटबंदी के बाद भी जिस चौराहे पे बुला लेना, तब से लेकर आज तक चौराहा चौराहा ढूंढ रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वफादार कुत्ते नहीं हैं, कुत्ते नहीं हैं, उनको कुछ और कहना चाहती हूँ, क से कहूंगी नहीं, मगर ये जो हैं ये जिम्मेदार हैं, और इनको ये नहीं पता कि बहुत जल्दी वक्त ऐसा आएगा जब लोग इन्हें निकाल निकाल कर पीटेंगे। कभी कृषि कानून ले आते हैं जब महामारी चल रही होती है, और अब हर टीवी चैनल को, गोदी मीडिया को कहा हुआ है कि इसके ऊपर चलाओ प्रोग्राम, कि कैसे करके राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इनको रोके। क्यों? क्योंकि केंद्र की सरकार ये करना नहीं चाहती। महामारी की आड़ में जो कर रही है वो घटियापन की राजनीति है, और ये राजनीति शुरू हो रही है हमारे प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री को केवल आना है, कहना है कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं, और आप लोग अपने घर जाइए। जब महामारी खत्म हो जाएगी तब दोबारा से इस पर बातचीत करेंगे, तब इसकी प्रक्रिया दोबारा शुरू करेंगे। मगर प्रधानमंत्री प्रचारक थे आरएसएस के, प्रचारक को चुनोगे तो प्रधानमंत्री कैसे मिलेगा? प्रचार मंत्री मिलेगा। प्रचार, परिधान, कपड़े बदल बदल कर, और इन्हें तो शर्म नहीं आई। टीवी पर आए थे ना कल परसों, क्या बोल रहे थे? इतनी कल ही तो, कितनी बेशर्मी की बात। मेरे बाल मित्र जागरूकता अभियान चलाओ। आप किस लिए बैठे हैं? खाली आपके थोबड़े को हम देखें पोस्टरों पे और कोविड वैक्सीन की सर्टिफिकेट पे। और मैं तो कह रही थी कि जो डेथ सर्टिफिकेट है कोविड मरीजों का, उस पर भी इनकी तस्वीरें छपवा दो। सुना है कि कुछ जो शमशान है उनका निजीकरण कर रहे हैं आप, उस पे आपकी तस्वीरें होंगी। ऐसा तो माना ही जा सकता है। लाशों की राजनीति करने वाला मौत का सौदागर केवल एक है इस देश में। दुर्भाग्य से वे हमारे प्रधानमंत्री बन गए हैं, और आज समझ में आता है कि हम भी सोचते थे कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं, उनको इतना टारगेट किया जाता है। पिछले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूरी दुनिया में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ था, मगर भारत के नौजवानों को पता भी नहीं चला कब वो समय निकल गया। आज वही नौजवान मिडिल एज हो गए हैं, उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, मगर उनका अच्छा समय निकल गया। आज वही कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी क्यों नहीं बोल रहे थे, आपकी नौकरियां आपके पास थी, कुछ तो शर्म कर लीजिए। आज देश को कहां पहुंचा दिया आपने, 1947 तक पहुंचा कर छोड़ेंगे। देश में जिस प्रकार से आज लोग मर रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मर रहे हैं। देखिए जाके, आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी मौतें हो रही हैं, दूसरे देशों में कितनी मौतें हो रही हैं। सबसे अधिक केस हमारे देश में आ रहे हैं आज। जी, हमारे देश में। और इसका कारण यही है कि हमारी सरकार का परिधान मंत्री, प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन सका देश का। वो अगर बना तो केवल अपना प्रधानमंत्री, केवल भाषणबाजी करने के लिए, लोगों की सेवा के लिए नहीं आए। अगर किसी ने इनको वोट दिया अब इसके बाद, तो सोचिए कि कितना बड़ा पाप करेगा वो, क्योंकि जो मर रहा है वो किसी परिवार का सदस्य है। आप कहते हैं कि राज्य सरकारें क्यों नहीं संभालती, मैं तो भाजपा की राज्य सरकारों के बारे में भी बात कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश में भाजपा की राज्य सरकार है, उत्तराखंड
मेरे गृह राज्य में भाजपा की सरकार है, मगर ये डबल इंजन फेल हो गया। इसका फ्यूज़ उड़ चुका है, लोग मर रहे हैं और इतने केस आ रहे हैं कि स्थिति को सँभालना शायद अब मुमकिन ना होगा। ये नहीं समझ में आ रहा कि कल क्या होगा? ये नहीं समझ में आ रहा कि कल परिवार में किसी को कोई कोरोना पॉज़िटिव तो नहीं निकल आएगा। इन्होंने इन्होंने वैक्सीन भी मुफ्त में नहीं बाँटनी है। आपको पता चल गया होगा कि वैक्सीन कोवैक्सीन जो बेची जाएगी राज्यों को ₹400 में और जो निजी अस्पतालों को बेची जाएगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ₹600 में। तो आपसे कितने पैसे लेंगे वो, आपको बताना होगा। केंद्र सरकार ने अपने हाथ धो लिए हैं। बेशर्म है ये लोग नहीं बेशर्म है ये सरकार। इन्होंने सबको ऐसा विभाजित कर दिया कि आज कोई किसी को अपना खून देने को तैयार नहीं। आज लोग प्लाज़्मा देने को तैयार नहीं, मुसलमान तैयार नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया। हिंदू तैयार नहीं, क्योंकि वो जानता नहीं कि अगर वो किसी को देता है तो वो किसको दे रहा है, क्या हो रहा है और कैसे कैसे एकजुट हो? क्योंकि एकजुट होना तो हमें आता ही नहीं अब, टूट चुके हैं हम, बिखर चुके हैं हम और इस प्रधानमंत्री को जाना होगा। जिस दिन ये प्रधानमंत्री जाएँगे, उस दिन शायद देश में कुछ संयम, कुछ धैर्य आएगा। धैर्य नहीं है। प्रधानमंत्री ने कल कहा था कि धैर्य बना के रखिए और ये रैली करते रहेंगे। बेशर्मी की पराकाष्ठा इसी को कहते हैं कि प्रधानमंत्री जाएँगे पश्चिम बंगाल, रैली करेंगे। इन्हें दिल्ली में बैठना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं के द्वारा प्रचार करवाना है, तो क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा नेता नहीं है? शायद नहीं है। लेकिन ये हमारी दिक्कत नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचने की ज़रूरत है। मगर मैं ये चाहती भी हूँ कि जब ये प्रधानमंत्री कुर्सी से उतरें, उस समय भारतीय जनता पार्टी सदैव के लिए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि इनका खत्म होना निश्चित है, क्योंकि ये बेशर्म लोग हैं, इनके नेता, प्रवक्ता कितने बदतमीज़ और बेशर्म हैं। हर टीवी चैनल पर आकर लड़ते हैं। ये सत्ता में है, इन्हें संयम बरतना चाहिए। इनके अंदर धैर्य होना चाहिए कि ये लोगों की परेशानियों को सुनें और उनको कहें कि आपकी परेशानी का समाधान हम ढूँढेंगे। मगर ये ऐसे बात करते हैं जैसे ये विपक्ष में हो और ये चिल्लाएँगे और बाकी लोग सुनेंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने इन्हें कह रखा है। प्रधानमंत्री के हिसाब से लोगों को चुप कराना, उनकी आवाज़ को दबाना ही उनके लिए बेहतर शासन का रास्ता है। क्योंकि तब उन्हें शासन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब लोगों की आवाज़ दब जाएगी, तब आप लोगों की आवाज़ नहीं निकलेगी और देश में कोई लोकतंत्र नहीं रहेगा, आज भी नहीं है। आप देख रहे हैं, आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल खड़े होकर कोर्ट में फिर वही झूठ बोल रहे थे, जो झूठ वो पिछले अप्रैल में बोल रहे थे। पिछले अप्रैल को जब माननीय उच्चतम न्यायालय में बहस हो रही थी और उन्होंने उनसे पूछा गया कि सड़कों पे जो लोग हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? तो हरीश साल्वे ने कहा था कि सड़कों पे कोई नहीं है। ये झूठ कहा था और आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है और झूठे नहीं, निकम्मे, कमीने हैं ये अशोक शर्मा जैसे लोग। कमीने हैं, क्योंकि इनके अंदर गैरत नहीं, इनको कोई संवेदना नहीं है कि किसके घर में कौन मर रहा है। एक किसी व्यक्ति का फ़ोन आया इंदौर से कि इस इंजेक्शन का इंतज़ाम कर दो। उस इंजेक्शन का इंतज़ाम नहीं हो पाया। फिर डॉक्टर ने कहा बहुत लेट हो चुका है, नहीं बचा सके जान। किसी ने कहा प्लाज़्मा दिलवा दो, प्लाज़्मा की कोशिश करी, नहीं आए सामने लोग। बस जो आए सिर्फ़ खून देने के लिए कुछ लोग आए। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो है ही घटिया पार्टी। इनके तो नेता, प्रवक्ता, समर्थक, इनके कार्यकर्ता घटिया हैं, नफ़रती हैं। इनके अंदर नफ़रत, हिंसा भरी हुई है। बेशर्म है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। उनके बारे में मत सोचिए आप। अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई व्यक्ति मर रहा है, तो उसको जाके बचाइए। अगर आपके आपके खून से, आपके प्लाज़्मा से उसकी जान बच सकती है या आप कहीं से कुछ प्रबंध कर सकते हैं, उसकी जान बच सकती है, उसकी जान को बचाइए। ये भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह मत बनिए। बापू के दिखाए रास्ते पे चलिए। ये झूठे मक्कार घटिया गंदे लोग हैं।
इनकी वजह से आज देश पीछे हो रहा है, क्योंकि इनके अंदर संवेदनशीलता तो है नहीं। ये देश को विभाजित करना चाहते हैं क्योंकि ये सोचते हैं ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। हम इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हम इसे भारत बना के रखेंगे। हम इसे सेक्युलर भारत, धर्म निरपेक्ष भारत, जहां हर धर्म के लिए जगह होगी, बना के रखेंगे। इस गंदी घटिया पार्टी को इतनी बहुमत कभी नहीं देंगे कि ये देश के संविधान को बदल सके, क्योंकि ये झूठे गंदे घटिया लोग ये चरण चाटुकारिता करते हैं नरेंद्र मोदी की सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी एक समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार करेगा, क्योंकि वो कर चुके हैं। ये इन्हें लगता है, लेकिन ना उनके अंदर इतनी हिम्मत है, ना ताकत है, ना कभी वो कर सकेंगे, ना आप कर सकोगे। मरेगा जो वो आपका बेटा होगा, मरेगा जो वो आपकी औलाद होगी, मरेगा जो वो आपका बाप, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपका बेटा होगा। भारतीय जनता पार्टी वालों को कह रहे हैं, इन्हें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये गंदे लोग हैं। इनके अंदर, क्योंकि इनको घर से कभी प्यार नहीं मिला, इनके घर में इनके माँ बाप ने इन्हें प्यार नहीं दिया, इनके घर में इन्हें केवल नफरत मिली, और इन्होंने भी घटिया गंदी हरकतें करी। मैं उत्तराखंड का एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। यहाँ के एक विधायक के ऊपर आरोप है कि एक बेटी की उम्र की लड़की के साथ उन्होंने यौन संबंध बनाए और एक बच्ची पैदा हुई, जिसको ये अपनाने को तैयार नहीं, डीएनए टेस्ट कराने को तैयार नहीं। चिन्मयानंद के बारे में सुना आपने, कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में आप जानते हैं, नित्यानंद जो भाग गया उसके बारे में जानते हैं, एमजे अकबर के ऊपर आरोप लगे, और कितने, और एक डॉक्टर इनकी पार्टी में है जो बहुत पैसे कमाता है, जिसके बड़े सारे अस्पताल है, उसके उसने मेरी जानने वाली किसी महिला के साथ अभद्रता करी। इतना कुछ हुआ कि उस महिला डॉक्टर ने अस्पताल छोड़ दिया, और मैंने भी उन्हें यही कहा कि इस वक्त बोलने का कोई मतलब नहीं, छोड़ दो, अपनी इज्जत अपने हाथ में। नोएडा में है अस्पताल, आप नाम सोच सकते हैं। इतना बता दिया काफी है। उनको उनको वो बहुत सुंदर दिख रही थी, उनको वो बता रहे थे कि किस तरह से वो उनको एक हक देना चाहते हैं, उनको बता रहे थे कि उसके आगे क्या होता है वो समझ सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसको मैं दीदी एक थप्पड़ मार दूं ना तो गिर के लुढ़क जाएगा, जरा सा नाटा सा है। और जिनकी बात बता रही हूँ लंबी है, मगर भारतीय जनता पार्टी का नेता है, लेकिन इस वक्त सरकार में है ना। क्या करेंगे आप जानते हैं ना, लेकिन वक्त आएगा, तुम्हें भी बताएंगे, तुम्हारी भी पोल पट्टी खोलेंगे। सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले बेशर्मों, महिलाओं से नफरत करने वालों, महिलाओं के साथ जो करते हैं ये हम जानते हैं, हम जानते हैं। हाँ, कोरोना से नहीं, एक महिला मुख्यमंत्री से लड़ने पहुंचे हैं, उसको नीचा गिराने की कोशिश में लगे हैं। और बेशरम आदमी होगा ना जो मतुआ समाज को प्रभावित करने के लिए बांग्लादेश चला जाता है, उन्हें देश का प्रधानमंत्री कहोगे। समर्थन करते हैं, इनको अधिकार नहीं है भारतीय कहलाने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज थे, हिंदू महासभा और आरएसएस भी, ये तो चाहते थे कि अंग्रेज कभी भारत ना छोड़े। लेकिन आपसे कह रही हूं कि अक्षम्य लोगों को हमने चुना है। अब हमारा काम है कि हम सुरक्षित रहें, सावधान रहें, जिनकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें, क्योंकि जिसने भीख मांगी थी सत्ता में आने की, जिसने कहा था कि जवाबदेही मेरी होगी, मैं बनूंगा तुम्हारा प्रधान सेवक, आज वो गायब। आज वो टीवी पर आता है अपनी बकवास की भाषणबाजी करने के लिए, वो अक्षम्य है, वो जुमलेबाजों बाजी से बाज नहीं आ रहा, वो जुमलेबाजी के अलावा कुछ कर नहीं सकता। और आज पता चल रहा है कि एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति, एक सक्षम चुपचाप रहकर काम करने वाला नेता अगर चुना जाता तो आज कोरोना काल में ये हालत हमारी ना होती। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि ये ये जो बेशरम लोग इस तरह की बातें करते हैं, ये ट्रोल आर्मी होती है। इनको आप रिपोर्ट करा करिए, इनको रिपोर्ट करिए। इनके
नाम के आगे देखिएगा 3 डॉट है, उस पर जाइए। जब आप उस पर जाएँगे तो आपको गिव फीडबैक और रिपोर्ट दिस कमेंट दिखाई देगा। वहाँ पर जाके लिखिए हैरेसमेंट, वायलेंस, स्पैम, स्पैम तो ये है, हेट स्पीच, टेररिज्म क्योंकि ये टेररिज्म फैलाते हैं। इनकी आईडी को रिपोर्ट करा करिए। अब ये तरीका भी हम अपनाएँगे। हर हर लाइव में एक-एक व्यक्ति को चुनकर उसकी आईडी को रिपोर्ट करना शुरू करेंगे। इसके अलावा कहने के लिए कुछ नहीं, लेकिन एक और आखिरी में बता दूँ, ये जो बैठा है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। घर से निकाला गया या घर से भाग गया, बीवी छोड़ है, परिवार नहीं सँभाल सका। इसीलिए इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके परिवार का बेटा जीता है या मरता है। आपकी बीवी का दर्द आपको होगा, उन्हें नहीं हुआ कभी दर्द। नहीं हुआ उन्हें अपनी बीवी के लिए दर्द। तो आपको अगर अपनी बीवी के लिए दर्द हो रहा, परिजनों के लिए दर्द हो रहा, तो इसको क्या होगा? इसने तो अपनी माँ को लाइन में खड़ा किया। ये तो ऐसा व्यक्ति है, इसको दिया था वोट। अपने परिवारों को भी सड़क पे छोड़ आओ। छोड़ आओ भाजपाइयों, छोड़ आओ। या तो प्रचारक बन के रहो, मगर प्रचारक भी कैसे बने रहे? एक भाजपा के नेता ने कहा था, प्रचारकों की भी शारीरिक ज़रूरतें होती हैं। उत्तराखंड के भाजपा के नेता, कुछ गोयल नाम है उनका, विनय गोयल है शायद, ये कहा था। सुना बेशर्मी? तो प्रचारक क्यों बने? हैं? बेशर्म, प्रचारक भी बनना है, क्योंकि नेतागिरी करनी है। भाजपा में उच्च स्थान जो पाना है, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाना है, मगर शारीरिक ज़रूरतें भी हैं। ऐसे होते हैं इनके प्रचारक और ये खुद कहते हैं। इनके संगठन महामंत्री संजय कुमार उत्तराखंड में, उन्होंने अपनी ही ऑफिस में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ती को के साथ यौन शोषण किया और फिर इनकी महिला नेत्रियों ने उसकी आवाज को दबाया और उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दे रहे थे। जब बहुत दबाव डाला गया विपक्षियों द्वारा, हम सब सामाजिक संगठनों द्वारा, तो उसका एफआईआर दर्ज हुआ, मगर संगठन महामंत्री के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया उस संगठन महामंत्री के लिए। यहाँ के भाजपा के एक नेता जो इनके प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के, नाम है विनय गोयल, उन्होंने कहा कि प्रचारकों की भी शारीरिक जरूरतें होती हैं। तो भाजपाइयों, अपनी शारीरिक जरूरतों को अपनी पत्नियों के साथ पूरा कर लो, लोगों के साथ अन्याय मत करो और आज कम से कम देश को विभाजित कर चुके हो, साइड में हो जाओ, नहीं जरूरत तुम्हारी। देश को संभाल लेंगे हम, लेकिन तुम शांति से बैठो। लोगों के साथ अपनी नफरत, अपनी हिंसा उनके अंदर डालना बंद करो। अपनी नफरत को, सांप होता है ना, सांप हो तुम लोग, बिच्छू हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर है ये सारा का सारा नफरत जो है, ये हिंसा जो है। ग्रसित हो तुम हीन भावना से, क्योंकि तुम्हें अपने घर में प्यार नहीं मिला। नफरती हो क्योंकि तुम्हें तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तुम्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं, इस मिट्टी का अधिकार नहीं। भारत माता की मिट्टी जो है ना, भारत माता की मिट्टी मीठी है। भारत माता की मिट्टी हम सबको संजोए रखे हुए थी। हमारा देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा था, आपको बता दूं आखिर में कि 1900 1978 की बात बता रही हूँ, 1971 की बात बता देती हूँ। 1971 में 1971 में हमारे यहाँ 19 ऐसी कंपनीज थी जो वैक्सीन एक्सपोर्ट करती थी। पूरी दुनिया में जो वैक्सीन की जरूरत थी उनको एक्सपोर्ट करती थी 19 कंपनीज। तो आप मुझे बताइए कि आज हमारे देश में दो ही वैक्सीन क्यों बन रही है? क्योंकि अनपढ़ गवार नेता लाए हो ना। अनपढ़ गवार को चुनोगे, चाय बनाने वाले झूठे को चुनोगे, तो ऐसा ही होगा। मक्कार है ये आदमी जो कहता था कि मैंने चाय बेची, जिसने चाय भी नहीं बेची, आपने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। आज उसने देश के लोगों का क्या हाल कर दिया, देख रहे हैं आप। अब बताइए कि आप जब तक ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनेंगे जो स्वयं पढ़ा लिखा है,
वो कैसे समझेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाना है? जब आप एक अनपढ़ को रखेंगे, तो वो अनपढ़ तो जानता है कि अनपढ़ कैसे सोचता है। वो जानता है क्योंकि वो क्रिकेट है। वो वो उसके अंदर वो क्रिकेटनेस है। वो जानता है कि जिनके बीच से मैं उठ के आया हूँ, वो गरीब, वो अनपढ़ कैसे सोचते हैं। अनपढ़ रहेंगे तो इन्हें मैं भ्रमित करता रहूँगा और मैं सत्ता में बना रहूँगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये मिट्टी से आया था, ये मिट्टी में चला जाएगा और इन दोनों के बीच का फासला जैसे-जैसे कम होता है ना, शरीर ढलता है। उम्र के साथ शरीर ढलता है, दिमाग भी कमज़ोर होता है, शरीर भी कमज़ोर होता है और इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं चिंता की रेखाएँ कि महामारी का मैं इस्तेमाल कर नहीं पा रहा। कैसे करूँ? क्या करूँ? कहीं मैं चला तो नहीं जाऊँगा। कुछ तो ऐसा सोचूँ, कुछ तो ऐसा खुरापात करूँ कि मैं सत्ता में बना रहूँ। मगर आपको कसम है अपने बच्चों कि अपने बच्चों के भविष्य के इस व्यक्ति को हटाना है, इस कसम को खाना है और अगली बार जब चुनाव हो, एक-एक वोट आपको डालना है, ताकि ये व्यक्ति अपनी कुर्सी से उतरे और सज़ा इसको मिले। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, दिल बहुत दुखी है, टीवी चैनलों पर खबरें देखकर। क्या खबरें बताऊँ? नहीं बताना चाहती। इंदौर की एक खबर बताती हूँ आपको, बहुत दुखदाई। इंदौर में एक अस्पताल में और म्युनिसिपल हॉस्पिटल तो आप समझ सकते हैं गरीब लोगों का इलाज हो रहा था। वहाँ पर ऑक्सीजन का टैंक जो था उसमें लीकेज हो गई फटाफट, वहाँ पे फायर टेंडर्स को बुलाया गया, पानी डाला गया मगर तब तक अंदर जो मरीज़ थे उनको ऑक्सीजन जिनको बहुत ज़रूरी था, आपको पता है कोविड में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल सका। 24 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। ये बताया जा रहा है शायद ये मौत का आंकड़ा 32 से 35 तक जा सकता है। नासिक की ये खबर है। उधर आज बता रही थी आपको, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी मार्लेना कह रही थी कि हरियाणा की सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन नहीं देंगे, ऑक्सीजन की कमी है। और भारतीय जनता पार्टी चरण चाटुकारिता, गुलाम मानसिकता के भारतीय जनता पार्टी के चरण चाटुकारिता अब भारत जलाओ पार्टी के सदस्य हो गए। भारत को जला रहे हैं। ये बता रहे थे ना हर कब्रिस्तान के लिए एक शमशान क्यों नहीं होना चाहिए। अरे इन्होंने तो पूरे देश को शमशान बना दिया। सड़कों पर जल रही हैं चिताएँ। माँ गंगा के तट पर जाकर देखिए काशी में, माँ गंगा ने बुलाया था, यही कहा था ना। इस भ्रमित करने वाले चंट चाटुकार ने अब जाके देखिए चिताएँ जल रही हैं। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर 60,000 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। लोग साँसें गिन रहे हैं। इसलिए इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं। आत्मनिर्भर का मतलब फिर बताऊँगी, जब ये चले जाएँगे, तब बताऊँगी कि इंदिरा गांधी जी ने आत्मनिर्भर बनाने की कसम खाई थी। नेहरू जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कसम खाई थी और योजनाबद्ध तरीके से उस ओर अग्रसर हुए थे। परंतु आज के प्रधानमंत्री ने भारत को कह दिया, जाओ आत्मनिर्भर बन जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। इतनी जिस प्रकार की बीमारी है, उस बीमारी से निपटने के लिए, लड़ने के लिए हम सबको साथ आना पड़ेगा। भाजपाइयों को छोड़ दो, लेकिन इनके परिवार में अगर कोई कोई दुखी है, इनके परिवार में कोई बीमार है, उनकी मदद अवश्य करना, क्योंकि बापू ने यही सिखाया है। भगवान भी यही चाहेंगे। भगवान नहीं चाहेंगे, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेते हैं, ये पुरुषोत्तम राम का नाम लेते हैं और ये मर्यादाओं की बात करते हुए इनको ये सब बातें इनको शोभा नहीं देती। लेकिन आपको बताती हूँ कि जो ये बातें कहते हैं, उसमें कितना झूठ है। आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भगवान श्री राम जो हैं, उन पर राजनीति करने वालों के लिए खास है। उन्होंने राम नाम सत्य है तो सब जगह कर दिया और हमारे प्रधानमंत्री को ज़रूरत नहीं थी, राम मंदिर के शिलान्यास पे जाने के लिए क्योंकि वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, अभी संविधान बदला नहीं है। पर क्योंकि
उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है, उनसे सवाल कोई कर नहीं सकता, वो सुनना भी नहीं चाहते और अनपढ़ गँवार लोग किसी की नहीं सुनना चाहते क्योंकि वो अहंकार में डूबे होते हैं। उन्हें सत्ता मिल जाए, उन्हें पावर मिल जाए तो उन्हें लगता है उनको सब कुछ मिल गया। वो भूल जाते हैं कि एक ना एक दिन उनको पटकनी मिलेगी, जो जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है, देख रहे हैं ना आप कोरोना काल आया है, कितनी ज़ोर की पटकनी इनको मिलेगी, आप भी जानते हैं। पिछले पिछले डेढ़ 2 साल जो हमने गुज़ार दिए हैं, आप ये समझ लीजिए कि अगर उन 2019 में ये हट जाते तो शायद इतनी ब बुरी पटकनी नहीं होती। लेकिन भगवान भी नहीं चाहता कि ये आराम से चले जाएँ। भगवान भी चाहते हैं कि इनको इतनी बुरी पटकनी दे कि ये क्या इनकी तो नस्लें हैं नहीं, या हो सकता है हो, क्या पता? मगर इनकी पार्टी के जितने लोग हैं, इनके जितने भक्त हैं, वो उनकी उनकी 7 नस्लें नहीं, उनकी 9 नस्लें नहीं, उनकी 90 उनकी 990 याद रखें। आपको बताना चाहती हूँ कि जब अ, भगवान श्री राम अयोध्या पहुँचे तो माँ कौशल्या ने श्री राम से पूछा, रावण को मार दिया? जानते हैं कितना सुंदर जवाब दिया उस वक़्त भगवान श्री राम ने। उन्होंने कहा, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रकांड पंडित, महाशिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्रोत के रचयिता लंकेश को मैंने नहीं मारा, उसे उसकी मैंने मारा है, उसे उसकी मैंने मारा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को शत शत नमन। उनके वचन हैं ये। आपको बस ये कह सकती हूँ मैं इस वक़्त कि जिस वक़्त चुनाव प्रचार पर निकले हुए हैं प्रधानमंत्री, वो टीवी पर अवतरित हो जाते हैं, तो चरण चाटुकार गोदी मीडिया उनकी वाहवाही करने लगते हैं। उनके संबोधन में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके बारे में बात करी जाए, केवल बकवास थी। लेकिन आप जानते हैं कि किस प्रकार से मोदी मीडिया लगी हुई है बताने के लिए कि उन्होंने कितने बड़े-बड़े काम कर दिए, भाषण बड़े-बड़े काम हैं। टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर बता रहे थे, उनकी आँखों, उनके चश्मों के अंदर टेलीप्रॉम्प्टर चमक रहा है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है। लोग मर रहे हैं और उनको टेलीप्रॉम्प्टर की ज़रूरत पड़ रही है पढ़ के सुनाने की। ऐसे हैं प्रधानमंत्री हमारे देश के। लेकिन क्या करें, जब तक है तब तक झेलना पड़ेगा, मगर जब समय आएगा तो वोट देकर इनको निकालना होगा। और जितने जितने ये नफ़रती हैं ना, जैसे ये है, इसकी आईडी को भी आप लोग अवश्य रिपोर्ट करना। जितने हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई-भाई और जो हिंदू इस बात को नहीं मानता, वो हिंदू भारतीय नहीं हो सकता। जो हिंदू हिंदू मुसलमान करके लोगों को बाँटता है, वो हिंदू भी नहीं हो सकता। वो हिंदुत्ववादी हो सकता है, क्योंकि उस वो साँप हो सकता है, वो बिच्छू हो सकता है, वो कीड़ा हो सकता है, वो लोमड़ी हो सकता है, वो मानव, वो इंसान नहीं हो सकता। हीन भावना से ग्रसित, नफ़रत और हिंसा से भरे हुए ये भाजपाई हैं, जो चाहते हैं लोगों का अंत करना। मगर चाह रहे थे ना कि एक समुदाय का अंत हो, आज हर समुदाय हर समुदाय के साथ हो रहा है, तुम्हारे नेताओं के साथ हो रहा है, हमारे नेताओं के साथ हो रहा है और इसमें ना हिंदू बचेगा, ना मुसलमान बचेगा। और जो इतने आते हैं ट्रोल्स इसमें ना जाने कितने भगवान को हो जाएँगे प्यारे, नफ़रत कम कर दो। भगवान अपनी धरती पर नफ़रत नहीं चाहता। नफ़रत करोगे तो संसार में रह भी नहीं पाओगे, वरना रह नहीं पाओगे और रहोगे तो केवल अंत बुरा होगा। कर बुरा तो हो बुरा, अंत भला तो सब भला। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए साथियों। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। जय हिंद।